हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। आज की वीडियो में हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर आपने बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स एंड वीडियोस देखे होंगे, लेकिन सबकी एक ही कंप्लेंट रहती है कि थ्योरी में तो सबने समझा दिया, बट प्रैक्टिकली किसी स्टॉक में एंटर करने का सही प्राइस कैसे कैलकुलेट करें वो समझ में नहीं आता। आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग द EV EBITDA मॉडल। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई प्रॉमिस आज आप इस मॉडल को सीख के काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सबसे पहले तो EV EBITDA में हम जान लेते हैं कि EV क्या होता है। EV इज नथिंग बट एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू यानी अगर आज मुझे कोई कंपनी बाय करनी है, पूरी की पूरी कंपनी, तो मैं कितने अमाउंट में उसे बाय करूंगी। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एंटरप्राइज वैल्यू इक्वल्स मार्केट कैप प्लस साथ में कंपनी का डेट भी आएगा माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डोंट वरी, आपको सब कंपनीज के लिए ये कैलकुलेट नहीं करना है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी के लिए आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है EBITDA। इसका फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये EBITDA वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, तो इसको एक इजी एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या होता है। मान लीजिए मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है XYZ कुछ भी, इससे मैंने साल में 100 रुपए की सेल की, तो ये हो गया मेरा रेवेन्यू। इसमें से 30 रुपए थी मेरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 100 में से 30 गए, बचे 70 रुपए, जो है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से 5 रुपए मैंने मार्केटिंग पर स्पेंड कर दिए एंड 15 रुपए मैंने बिजली, शॉप का रेंट एटसेट्रा एटसेट्रा इन सब में स्पेंड कर दिए। तो 70 में से ये 20 रुपए माइनस किए और आया 50 रुपए। ये है मेरा EBITDA। सिंपली टोटल रेवेन्यू माइनस ऑल दी एक्सपेंसेस इक्वल्स EBITDA। पर ये हमको स्क्रीनर पर नहीं मिलता है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मनी कंट्रोल पर। तो चलिए सीधा चलते हैं मनी कंट्रोल पर एंड एग्जाम्पल के लिए मैं L&T कंपनी का डेटा लूंगी। इसमें सीधा जाते हैं मनी कंट्रोल में फाइनेंशियल्स पर एंड देन यहां डिटेल्ड फाइनेंशियल्स में आएगा रेशोज। इसमें आपको बहुत सारे रेशोज मिल जाएंगे। लेट्स स्क्रॉल टू वैल्यूएशन रेशोज। अब यहां पहली रो में EV का डेटा मिल गया ईयर ऑन ईयर, ये लेटेस्ट वाला है। एंड थर्ड रो में EV बाय EBITDA का रेशो भी मिल गया। काम हो गया हमारा आसान। यहां से ये 2 रोज में कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर देती हूं। यहां लेफ्ट में जो मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे एंड लास्ट में निकालेंगे हमारा सही एंट्री प्राइस। अब ये जो 2 रोज हमने कॉपी पेस्ट किए हैं उससे कैलकुलेट करेंगे EBITDA, क्योंकि ये हमें कहीं डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। सो हमें सिंपली क्या करना है, डिवाइड कर देंगे EV बाय EV अपॉन EBITDA। मतलब यही पहली 2 रोज को, इसको स्ट्रेच कर देंगे एंड सारे ईयर्स की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल फाइंड आउट EBITDA ग्रोथ। यहां आप देख रहे हो कैसे ईयर ऑन ईयर EBITDA ग्रो कर रहा है। हम निकालेंगे कि कितना कर रहा है। इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक्सेल शीट का लिंक अटैच कर दिया है, तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। फॉर्मूला नोट करने की नीड बिल्कुल नहीं है, ऐसे सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बिल्कुल मिल जाएगा आपको। तो हम कैलकुलेट कर रहे थे EBITDA ग्रोथ। इसके लिए हम एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं। तो 2018 का EBITDA माइनस 2017 का EBITDA डिवाइडेड बाय 2017 का EBITDA, और इसको फिल कर देते हैं 2017 वाले कॉलम में। एंड ऐसे ही हम स्ट्रेच करेंगे एंड निकाल लेंगे सारे ईयर्स का EBITDA ग्रोथ। अब यहां मैं 3 साल का एवरेज EBITDA ग्रोथ लूंगी, तो हम लेटेस्ट 3 ईयर्स का डेटा लेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे एंड हमें एवरेज मिल गया।
अब हम आ गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसमें हम एक्सपेक्टेड एबिडा निकालेंगे। एक्सपेक्टेड एबिडा मतलब 2022 का एबिडा हम पहले से निकाल रहे हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था कि क्लोथिंग ब्रांड का एक एग्जाम्पल लेंगे, मान लो कि 100 रुपये एबिडा है लेटेस्ट एंड एवरेज ग्रोथ जो अभी हमने निकाली है। तो एक्सपेक्टेड एबिडा मतलब 2022 का कितना हुआ, 100 रुपये प्लस ग्रोथ रेट। अब 100 की जगह आप एक्चुअल 2021 का जो एबिडा है उसे लिख दो, तो 2022 में कितना निकलेगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड आंसर मिल जाएगा। अब 2022 का एबिडा निकाल लिया तो 2022 का एंटरप्राइज वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जो अभी एक्सपेक्टेड एबिडा निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो लेटेस्ट ईवी बाय एबिडा से। ये आ गई 2022 की फोरकास्टेड एंटरप्राइज वैल्यू। याद है हमने ईवी की डेफिनेशन में बताया था कि डेट भी इसी में इंक्लूडेड होती है, बट हम हैं शेयर होल्डर्स, हमको थोड़ी ना डेट पे करनी है, तो इसमें से डेट का कंपोनेंट निकाल दो। डेट फाइंड आउट करने के लिए वापस चलते हैं मनी कंट्रोल पर। अब यहां फाइनेंशियल्स में बैलेंस शीट पर जाएंगे। इसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यही हमारा डेट कंपोनेंट है। इसको उठा के माइनस कर दो। ये फोरकास्टेड ईवी था पूरी कंपनी के लिए, बट हमें एक शेयर के हिसाब से देखना है, तो मनी कंट्रोल से हम कैपिटल स्ट्रक्चर में जाके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू ले आते हैं। सिंस हमने सारी कैलकुलेशंस क्रॉर्स में की हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस वैल्यू को भी हम क्रॉर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पता लगने के बाद अब बारी है टारगेट प्राइस की। टारगेट प्राइस है जो आप एक साल में इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला फोरकास्टेड ईवी माइनस डेट जो भी हमने निकाला था अपॉन शेयर होल्डिंग। ये जो टारगेट प्राइस हमें मिला है वो एक शेयर की फ्यूचर की वैल्यू हमने प्रिडिक्ट की है। ये मिल जाने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हम अब तक वेट कर रहे थे कि सही एंट्री प्राइस क्या है, तो मैं मान के चल रही हूं कि हमें 25% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने का इतना रिस्क ले रहे हैं। आप इसको फ्लेक्सिबली 20% भी ले सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से। सो मैं यहाँ टारगेट प्राइस को 0.75 से मल्टीप्लाई करूंगी, विच मीन्स माई एंट्री प्राइस is 3/4 of the target price। ये हमें मिल गया है एंट्री प्राइस। अब आप करंट मार्केट प्राइस सर्च कीजिए। हमने जो कैलकुलेशंस की है उसके हिसाब से ये स्टॉक अभी हमारी एंट्री प्राइस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं एंड एग्जैक्ट नहीं है। तो गाइज, ईवी एबिडा मॉडल एक तरीका था वैल्यूएशंस को फाइंड आउट करने का। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में हम इस मॉडल से वैल्यूएशंस निकालते हैं। तो आप टेलीकॉम, ई कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी इंडस्ट्रीज में कंपनीज को वैल्यू करने के लिए इस मॉडल का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। Thank you and bye-bye.